हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुमित अरोड़ा पीडब्ल्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर को फोकस करते हुए, जो कि आपके डायरेक्टली मेंस पेपर 5 और पेपर 6 से डायरेक्टली रिलेटेड होगी। तो सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले उस परमपिता परमेश्वर से आप सभी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, देवियों सज्जनों के लिए प्रार्थना, आप हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक मार्गों पर चलें, महिलाओं का सम्मान अवश्य करें, वन एंड ओनली जल्द से जल्द सफलता को भी प्राप्त करें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। टुडेज लेट्स बिगिन विद मी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर योर अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन, दैट इज पेपर 5 पेपर 6। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास आज की पहली न्यूज। पहली न्यूज जो है पेपर 5 से हमारे पास संबंधित हो रही है और पेपर 5 में भी विशेष रूप से आ रहा है टॉपिक एनजीओज इन यूपी इश्यूज कंट्रीब्यूशन एंड इंपैक्ट। पेपर 5 में साफ साफ दिया हुआ है, इसको लेके कुछ हमको न्यूज दिखाई पड़ रही है। गाजियाबाद की एक हल्की सी न्यूज है, केवल गाजियाबाद को लेकर के नहीं है बल्कि ये न्यूज अपने आप में डेवलप हो रही है। अभी हम देखेंगे भी कहां कहां एनजीओ का डिमेरिट आपको दिखाई देगा, कहां कहां आपको प्रोस दिखाई देंगे, कहां कहां इसके कॉन्स दिखाई देंगे, कहां कहां एनजीओ की एक अच्छाइयां आपको दिखाई देंगी, कहां कहां आपको बुराइयां दिखाई देंगी, और क्या क्या इश्यूज हैं जो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। यहां अगर आप देख रहे हो तो लिखा है धर्म परिवर्तन के आरोप में मिशन यूपी एनजीओ, नाम दिया हुआ है मिशन यूपी एनजीओ। सबसे पहले पता रहना चाहिए कि यूपी में कौन कौन से एनजीओ हैं, और पहले भी आपसे पेपर में पूछा जा चुका है एनजीओ को लेकर के। मिशन यूपी एनजीओ का रीजनल कोऑर्डिनेटर अरेस्ट, विदेश से मिलती थी रकम। अरे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या एनजीओ को विदेश से भी रकम मिलती है? और इनको अगर विदेश से रकम मिलती है तो वो किस अधिनियम के तहत मिलती है? कौन उसका सुपरविजन करता है? कौन उसकी देखरेख करता है? सारी डिटेल में नॉलेज हम आज लेने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको यहां पर एक निगेटिव खबर के रूप में यह दिखाई पड़ी है कि धर्म परिवर्तन के आरोप में मिशन यूपी एनजीओ का एक रीजनल कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार हुआ है। ये नवभारत टाइम्स की है। एक इसी प्रकार की एक दूसरी न्यूज भी अगर आप देखें तो 20 अप्रैल 2023 की भी आपको दिखाई पड़ रही है। लिखा है एंटी करप्शन ब्रांच ने विदेशों से चंदा लेने वाले 4 एनजीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, सीबीआई ने शुरू की जांच। और लिखा है सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने किस अधिनियम के तहत, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अधिनियम के उल्लंघन के मामले में 4 एनजीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। और एनजीओ को ने नियमों के विरुद्ध विदेश से लगभग इतने करोड़ रुपए से अधिक का चंदा जुटाया था, और यह भी अवैध तरीके से काम किया गया है, नियमों के विरुद्ध जाकर के ये चीज की गई है। तो इसका मतलब जिन एनजीओ के बारे में हम पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ेंगे भी इनके लाभ क्या हैं। देखिए एनजीओ जो है एक प्रकार की सरकार की आंख और बाहों के हिसाब से काम करती है। एक प्रकार से आंखों के हिसाब से इस प्रकार काम करती है कि सरकार की जहां विजिबिलिटी नहीं भी जाती है, उन दूर दराज क्षेत्रों में जाकर के ये महिला सशक्तिकरण से लेकर के जो सामाजिक मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, लोगों के जन जागरूकता से संबंधित मुद्दे हैं, स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे हैं, पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं, इनसे संबंधित एक जन जागृति का अभियान भी चलाते हैं। तो इस प्रकार सरकार की आंख भी होती है इनकी कि भाई ये दूर दराज क्षेत्रों तक, एक रिमोटली एरिया तक सरकार की पहुंच को स्थापित करते हैं। दूसरी तरफ सरकार की बाहों के रूप में जो हमारे नीति निदेशक तत्वों में सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई है, वो एनजीओ भी कहीं ना कहीं उसको निभाने का काम कर रहे हैं। ये सरकार नहीं है लेकिन सरकार से अलग संगठन है और सरकार की भांति ही एक वेलफेयर के रूप में काम करते हैं। लेकिन जिस प्रकार हम अपनी सरकार से भी नाराज होते हैं, वैसे ही ये एनजीओज भी हैं जो कुछ गलत काम करते हैं, और गलत काम जो है ये राज्य विरोधी हो सकते हैं। धर्म परिवर्तन करना आर्टिकल 25 के तहत साफ साफ एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, क्योंकि वहां पर धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, आप प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। दूसरी तरफ यहां पर 4 एनजीओ जो हैं, इन्होंने भी विदेशों से चंदा लिया है, तो ये चंदा नियमों के विरुद्ध लिया है। तो नियम के विरुद्ध जब भी जो चीज की जाती है वो हमेशा अवैध होती है, वो हमेशा समाज के लिए हानिकारक होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एनजीओ के खिलाफ ये भी कुछ इश्यूज हैं। तो देखते हैं क्या है। फिलहाल ये जो आपके सामने देख रहे हैं, जो सबसे पहली न्यूज मैंने आपको दिखाई थी धर्म परिवर्तन वाला, वो तो एक छोटी सी न्यूज थी। इसी प्रकार लखनऊ वाले के बारे में भी देख लीजिए, कम से कम थोड़ा सा एनजीओ के नाम आपको पता होने चाहिए।
नियम विरुद्ध जाकर के उन्होंने लगभग 2.85 करोड़ से अधिक का चंदा जुटाया। तो सरकार को बताया नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई यहां पे घपला घोटाला होना था। सीबीआई लगा दी गई है। लिखा है लखनऊ के पते पर पंजीकृत एनजीओ कौन है? इंडिया डेवलपमेंट ग्रुप। एक तो ये है आपका एनजीओ। दूसरा आपको लिखा है इंडिया चैप्टर 2। एक लिखा है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एसोसिएशन। एक लिखा है सोमाखर इंस्टीट्यूट ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड रूरल डेवलपमेंट के विरुद्ध धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। देखने का प्रयास करेंगे क्या क्या चीजें हैं हमारे लिए। एक यहां पर देखिए, ये तो मैंने आपको कुछ खराब खबर दिखाई थी, मतलब निगेटिव खबर दिखाई थी कि एक एनजीओ ऐसे हैं जो कि समाज को हानि पहुंचा रहे हैं। दो न्यूज अभी आपने छोटी छोटी देखी हैं, एक तो धर्म परिवर्तन वाला और एक आपने नियमों के विरुद्ध जाकर के इस प्रकार से जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है उसकी न्यूज देखी है, जिसके ऊपर सीबीआई की कार्यवाही भी चालू की जा रही है। केवल निगेटिव खबरों को दिखाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य सकारात्मक खबरों को भी प्रोपेगेट करना है। सकारात्मक खबरों में एक आप ये भी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का ही एक एनजीओ है, लिखा है वाराणसी बेस्ड एनजीओ एक है, जिसने क्या किया है, बेगर्स को टर्न कर रहा है ये एंटरप्रेन्योर्स में। जो हमारे भिखारी लोग हैं, जो भिक्षावृत्ति में लगे हुए हैं, जो भिक्षावृत्ति में लगे हुए हैं, इनको उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अभी आपको फैक्ट्स देख करके बहुत बड़ी चीजें पता चलेंगी और इनको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। ये करंट में अभी बहुत हाईलाइटेड है, तो आप यूपी के जो भी एनजीओ के बारे में जानते हो, लेकिन इन एनजीओस के बारे में भी लिख सकते हो। आपको इश्यूज पता चल रहे होंगे कि इश्यूज क्या क्या है। कोई धर्म परिवर्तन में लगा है, विदेशों से अवैध चंदे के वसूली में भी लगा हुआ है, और अवैध ही होता है। एक प्रकार से ये पॉजिटिव एनजीओ आपको दिख रहा है वाराणसी बेस्ड, तो इसकी एक केस स्टडी को भी हम देख सकते हैं। क्या है ये कह रहा है बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। बेगर्स कभी भी चूजर्स नहीं हो सकते हैं, उनको चुनने का कोई राइट नहीं हो सकता है। यहां पर लिखा हुआ है एक एनजीओ है जिसका मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है दैट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसने क्या किया, एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है जिसके तहत ये क्या कर रहा है कि जो बेगर्स हैं उनको लैपटॉप्स बनाना सिखाता है, उनको कॉन्फ्रेंस बैग्स बनाना सिखाता है। यहां पर नाम लिखा हुआ उसका कॉमन मैन ट्रस्ट। यहां पर उस एनजीओ का जो नाम लिखा हुआ है दैट इज कॉमन मैन ट्रस्ट, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वाराणसी में है। इसने एक प्रकार की कंपनी एक प्रकार से बना दी जिसको बेगर्स कॉरपोरेशन कहा जाता है। और ये बेगर्स कॉरपोरेशन जो है बेगर्स में भिक्षावृत्ति को हटा करके उनमें एक उद्यमिता की भावना को डेवलप करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, स्वाभिमान के साथ जीना आर्टिकल 21 के तहत सभी का फंडामेंटल राइट है। तो संविधान की मूल भावना के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है, देश के उत्थान और राज्य के नीति निदेशक तत्वों को सपोर्ट कर रहा है। यहां पर अगर आप देखने का प्रयास करें तो क्या लिखा है, यही जो बेगर्स जो कॉमन मैन ट्रस्ट है, यही स्कूल ऑफ लाइफ को भी चला रहा है, जहां पर क्या हो रहा है, लिखा है 32 चिल्ड्रन फ्रॉम बेगर्स फैमिलीज आर स्टडीइंग। बेगर्स के जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर शिक्षा की भी इस प्रकार से मदद की जा रही है। ये ना केवल आपके पेपर 5 से संबंधित है टॉपिक, बल्कि ये पेपर फर्स्ट के सोसाइटी वाले टॉपिक से भी संबंधित है। समाज में भिक्षावृत्ति जो है, सरकार बेगर्स को के लिए एक कानून भी लेकर के आ रही है, भिक्षावृत्ति को अपराध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इन सब चीजों को रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट पेपर के समाज वाले टॉपिक से भी ये रिलेट करता है, पेपर 5 के एनजीओज वाले टॉपिक से तो करेगा ही करेगा। एक छोटी सी केस स्टडी के रूप में इसको आप पेपर फर्स्ट में समाज वाले टॉपिक में भी भिक्षावृत्ति वाले चैप्टर में यूज कर सकते हो। देखिए यहां पर एक स्टडी दी गई थी, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की रिपोर्ट है 2017 की। कहते हैं कि भारतीय जो है प्रति वर्ष लगभग 34,000 करोड़ रुपए डोनेशन में खर्चा कर देते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो भारतीय कमजोर नहीं है भाई, बहुत अमीर है। 34,000 करोड़ रुपया डोनेशन दे देते हैं किसमें, बेगर्स को। ठीक है, लिखा क्या है, यद्यपि भारतीय बहुत रिलीजियस हैं और हम लोग किस लिए करते हैं, ताकि हम जो उनको दान
दे रहे हैं उससे हमको पुण्य की प्राप्ति होगी। दिस पुण्य मार्केट कितना है? ये पुण्य का मार्केट जो है लगभग 34,000 करोड़ का है और इंडिया में 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 4 लाख से ज्यादा भिक्षुक पाए जाते हैं या वास करते हैं। तो खुद ही सोचिए, इतना बड़ा मार्केट है और 34,000 करोड़ को डोनेशन की बजाय अगर हम यूज करें एज अ इंटरप्रेन्योरशिप में, तो भारत की जीडीपी, उत्तर प्रदेश की जीडीपी कहां भागेगी आपको समझ में आ चुका होगा। क्योंकि मालूम है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो बेगरशिप भी बहुत ज्यादा होगी। इसके साथ ही इन सब चीजों को आप अपने फर्स्ट पेपर के साथ भी रिलेट कर सकते हो। यहां पर देखिए लिखा हुआ है वे, अब आपको यह समझना चाहिए आखिर ये होते क्या हैं एनजीओज। तो विश्व बैंक की परिभाषा है और विश्व बैंक की परिभाषा को एज इट इज उठा करके वहां पर आप पेस्ट कर सकते हो। विश्व बैंक की परिभाषा हमको साफ साफ बताती है कि ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोगों की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए, गरीबों के हितों को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण सुरक्षा और सामाजिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए, सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार से अलग रह करके एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में कार्य करते हैं। तो आप इसको बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज आपको पता होना चाहिए एनजीओ होते क्या हैं। और ये संगठन सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं, बल्कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इनको पंजीकृत किया जाता है। यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि एक एनजीओ जो होता है वो किन किन चीजों से रिलेट किया जाता है, कौन कौन से कानून हैं जो भारत में एनजीओस को कंट्रोल करने का प्रयास करते, रेगुलेट करने का प्रयास करते हैं। कंट्रोल नहीं, रेगुलेट करने का प्रयास करते, विनियमित करने का प्रयास करते हैं, मतलब नियमों के आबद्ध चरण में इनको लाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला आपके सामने लिखा है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2010। पहले हिंदी में देख लें फिर इंग्लिश में देख लेंगे। यहां पर यह चीज लिखी हुई है, जो विदेशों से एनजीओस को फंडिंग प्राप्त होती है, विदेशों से जो एनजीओस जो है फंडिंग प्राप्त करते हैं, विदेशी अंशदान प्राप्त करते हैं, उसको इसी के तहत रेगुलेट किया जाता है। और FCRA जो है इसे कौन लागू करता है, इसके ऊपर सुपरविजन कौन करता है? तो भारत की होम मिनिस्ट्री है। होम मिनिस्ट्री इसको सुपरविजन करने का प्रयास करती है, काम करती है। लिखा हुआ है यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है विदेशी अंशदान के प्राप्तकर्ता निर्दिष्ट उद्देश्यों, जो कि उन्होंने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकरण कराते वक्त अपने उद्देश्यों को बताया होगा, उन निर्दिष्ट उद्देश्यों का पालन करते हैं जिसके लिए ऐसा अंशदान प्राप्त किया गया है। यदि वो पर्यावरण के लिए संगठन बना है तो पर्यावरण के बेहतरी के लिए वो फंडिंग प्राप्त करेगा। यदि वो महिला सशक्तिकरण के लिए बना है तो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेगा। तो इस तरीके से काम करते हैं। यह अधिनियम, इस अधिनियम के तहत संगठनों को हर 5 साल में खुद को पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है। हर साल पंजीकरण का रिन्यूअल होता है प्रति 5 वर्ष में। जैसे हमारी मोटर बाइकों का रजिस्ट्रेशन होता है, उसी प्रकार इनका भी रिन्यूअल होता है, जिसके तहत स्क्रूटनी की जा सकती है कि लगातार 5 साल तक अगर इसने काम किया है तो इसका रिकॉर्ड क्या है, क्या इसने रिकॉर्ड किया है भारत के डेवलपमेंट पर। तो सरकार की भी पूरी नजर होती है और अगर एनजीओ अच्छा काम करता है तो सरकार और भी उनकी हेल्प करती है और भी उनको प्रमोट करती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए भारत में बहुत से मेजर ऐसे संगठन हैं, बहुत बड़ी संख्या में एनजीओस ऐसे हैं जो कभी भी रिन्यूअल कराते ही नहीं हैं। और अभी हमने हाल में देखा था कि भारत सरकार ने बहुत सारे एनजीओस का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था। उसी प्रकार एक और है, दैट इज विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसको आप फेमा के रूप में जानते हो। 1999 लागू हुआ 2002 में। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, क्योंकि विदेशी मुद्रा इनको प्राप्त होती है तो यह भी देखा जाएगा कितना मुद्रा प्राप्त हो रही है, क्योंकि हर चीज के ऊपर एक सीलिंग लगाई गई है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का उद्देश्य बाहरी व्यापार तथा भुगतान को सुविधाजनक बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए विदेशी मुद्रा कानून को समेकित और संशोधित करता है। फेमा के तहत लेन देन को शुल्क या वेतन कहा जाता है, जबकि FCRA के तहत इसे अनुदान कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट है।
फेमा के तहत लेन देन जो होता है वो शुल्क या वेतन कहलाता है, लेकिन एफसीआरए के तहत जो दिया जाता है वो विदेशी अंशदान अनुदान के रूप में कहा जाता है। 2016 में एनजीओ की निगरानी के लिए वित्त मंत्रालय की शक्तियों को फेमा के तहत रखा गया था। 2016 में एक संशोधन हुआ था, इनको भी फेमा के अंतर्गत ले आया गया कि आप कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहे हैं, किस प्रकार से उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है, सारी चीजें उसको देखी जा रही हैं। यही चीज इसमें दिया गया है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 और फेमा एक्ट 1919 क्या है? फॉरेन funding of voluntary organization that means the not for profit organization that is regulated under the FCRA and is implemented by the Ministry of Home Affairs. Home Affairs is a solely representing body that controls and regulated the NGOs. The acts ensure that the recipient of foreign contribution adhere to stated, ठीक है, what the purpose that is defined in Society Registration Act, तो उसी के अकॉर्डिंग इनको भी चाहिए होगा क्या? अपना कंट्रीब्यूशन। अंडर द एक्ट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ एवरी 5 ईयर, तो उसका एक रिन्यूअल भी होगा, एवरी 5 ईयर में इसका रिन्यूअल भी किया जाता है। उसी प्रकार दिया हुआ है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1919, तो यहां पर लिखा हुआ है 1999 का एम्स क्या है? टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज with the objective of facilitating external trade and payments। तो मतलब मेरा यह बताना है, अगर आपसे पूछा जाए कानूनी ढांचा क्या है एनजीओस को रेगुलेट करने का, तो कानूनी ढांचे के अंतर्गत आपको ये 2 अधिनियम बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ये 2 अधिनियम डायरेक्टली संबंधित है किससे? एनजीओस से। उसी प्रकार अगर आपसे यह भी पूछा जाए, जैसे यहां पर लिख भी दिया है कि संवैधानिक प्रोविजन कौन से हैं जो एनजीओस से संबंधित होते हैं, तो एक एनजीओ किस तरीके का होता है? कोऑपरेटिव के रूप में भी हो सकता है ये। तो इसीलिए आर्टिकल 19(1)(c) लिख रहा है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, संघ बनाने का अधिकार जो दिया गया है, उसके तहत ही एक एनजीओ को भी गठित किया जाता है। उसी प्रकार आर्टिकल 43 भी हमको कहता है स्टेट्स हैविंग एंडेवर टू प्रमोट कोऑपरेटिव इन रूरल एरियाज, तो यहां पर राज्य के ऊपर भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो सहकारी समितियों को इस प्रकार से गठित कर सकता है। इसके अलावा समवर्ती सूची का एंट्री 28 जो है वो भी साफ साफ कहती है चैरिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंडाउमेंट्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसके तहत भी इनको गठित किया जा सकता है। तो एक तरफ आपको एनजीओ का संवैधानिक एंगल पता चल रहा है कि संविधान के कौन से आर्टिकल इससे संबंधित करते हैं, एक तरफ कानूनी ढांचा पता चल रहा है कि कानूनी ढांचा के तहत किस प्रकार से एनजीओ को रोका जाता है। उसी प्रकार अगर मैं यहां पर यूपी के एनजीओ की बात करूं, तो यहां पर कुछ एनजीओ के बारे में मैंने लिखा हुआ है, जैसे रामकृष्ण मिशन, अक्षय पात्र फाउंडेशन, अभिनव, ये सब कुछ मैंने आपके सामने लिखे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, ये जितने भी आपके सामने लिखे हुए हैं ये सारे के सारे हमारी ही बुक से उठाए गए हैं, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। जैसे मैं रामकृष्ण मिशन की बात करूं आपसे, तो ये भी वाराणसी में ही बेस्ड है। ये भी अगर आप देखेंगे तो ये वाराणसी में ही बेस करता है, रामकृष्ण मिशन ये भी वाराणसी में ही है, और बेसिकली हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, स्लम्स, इन सबके क्षेत्रों में ये काम कर रहा है, इन क्षेत्रों में बकायदा ये काम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे अक्षय पात्र फाउंडेशन है, तो मिड डे मील की रीच को बढ़ाने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन जो है भारत यूपी सरकार के साथ इसमें सहयोग कर रहा है, तो ये चीज थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जैसे मुजफ्फरनगर का है ये कौन सा? अभिनव, मुजफ्फरनगर का है अभिनव संगठन, जो कि क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर को प्रमोट कर रहा है कि किस प्रकार से प्रमोट किया जाए, ड्रिंकिंग वाटर को प्रमोट किया जा रहा है। और आपको मालूम है कि जब इस तरीके से प्रमोट करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है वो आपका क्लीन वाटर से ही रिलेट करता है। अब जैसे दृष्टि जो है ये चित्रकूट बेस्ड एनजीओ है, ये कहां पर है? चित्रकूट बेस्ड एनजीओ है, जो कि बेसिकली विजुअली इंपेयर्ड जो हैं, जो दृष्टिहीनता से प्रभावित लोग हैं,
उनके क्षेत्र में यह काम कर रहा है, दृष्टिहीनता के क्षेत्र में बकायदा काम कर रहा है। इसी प्रकार हरितिका है, तो हरितिका बुंदेलखंड बेस्ड आपका ऑर्गेनाइजेशन है, बुंदेलखंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। किस क्षेत्र में काम करता है? वाटर स्कार्सिटी के क्षेत्र में काम कर रहा है। वाटर स्कार्सिटी, किस प्रकार से जल का प्रबंधन किया जाना चाहिए, इस क्षेत्र में भी बकायदा ये काम कर रहा है। ठीक है। इसी प्रकार श्रमिक भारत है, तो ये कानपुर बेस्ड है। कहां का है? कानपुर बेस्ड है और दोनों जगह पर काम कर रहा है। शहरी क्षेत्र में भी काम कर रहा है और रूरल क्षेत्र में भी काम कर रहा है। इसी प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट एक और आप देख रहे हैं, इंडियन ड्रीम्स फाउंडेशन। ये भी आपका जो इंडियन ड्रीम ये है, ये भी बेसिकली एजुकेशन और हेल्थ के क्षेत्र में वर्किंग में है। एजुकेशन और हेल्थ के क्षेत्र में जो है पूरी तरीके से वर्किंग कर रहा है। इतनी चीजें हम लोगों ने देख ली। थोड़ा सा अगर मैं इसी के बारे में बात करना चाहूं कि भाई एनजीओस क्या क्या काम करते हैं, तो सोशल इंपावरमेंट का काम कर रही है। सोशल इंपावरमेंट, महिलाओं के सशक्तिकरण में काम कर रहे हैं। जैसे आज बहुत सारी अभी आप न्यूज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे महिलाओं का इंपावरमेंट किया जा रहा है, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जा रहा है, तो उसमें भी एनजीओस की एक बड़ी भूमिका देखी जा रही है। उसी प्रकार एजुकेशन के क्षेत्र में, क्लीन वाटर सैनिटेशन के क्षेत्र में, मैंने आपको अभी बताया कि ये जितने भी एनजीओस हैं, देखिए 3 चैप्टर को हमेशा याद रखिए, एनजीओस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और आरटीआई। तो ये जो है यहां से आपको क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, बिना इसके जनरली पेपर क्रिएट ही नहीं मैंने देखा है। तो मतलब ये आना ही आना है, इसको आप रोक नहीं सकते हो। इसीलिए इसके साथ जरा थोड़ा सा कोरिलेट करने का दिमाग को प्रयास कीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनजीओस के बारे में एक छोटी सी न्यूज थी गाजियाबाद वाला, लेकिन अप्रैल वाली भी एक न्यूज है कि किस प्रकार से विदेशी फंडिंग का गलत यूज किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है इनका क्लीन वाटर प्रोवाइड करना, दृष्टिहीनता के क्षेत्र में काम करना, हेल्थ स्लम्स के क्षेत्र में काम करना, रूरल अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करना, वाटर स्कार्सिटी के क्षेत्र में काम करना, एजुकेशन हेल्थ के क्षेत्र में, मिड डे मील के क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं ये आपको समझ में आ रहा होगा, नीति निदेशक तत्व जो हमको दिए गए हैं, जिसके ऊपर राज्यों को एक प्रकार से ग्रेट इंसाइट प्रोवाइड किया गया है संविधान के द्वारा कि राज्य को जो भी अपनी नीतियां बनानी होगी उसमें आर्टिकल 36 से 51 तक के जो भी प्रोविजन है उसको दिमाग में रख करके बनाना होगा। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भी आपके आर्टिकल 36 से 51 के क्षेत्र में आने वाले बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको दिखाई दे रही होंगी। तो इतनी सी न्यूज है, बाकी डेवलपमेंट का मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या कर रहे हैं ये। वुमेन एम्पावरमेंट, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज, और हम क्या करेंगे, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में एक सेतु का भी काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बालिका एजुकेशन के क्षेत्र में काम करेंगे, सोशल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो बाल विवाह के क्षेत्र में भी बहुत सारे एनजीओज लगे हुए हैं, पर्यावरण सुरक्षा की बात करेंगे तो पर्यावरण सुरक्षा में आप हरितिका को जरूर लिखिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लीन वाटर अभिनव पहल को जरूर लिख सकते हैं, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी प्रकार रामकृष्ण मिशन के भी काम करेंगे तो स्लम्स के अपग्रेडेशन की बात कर रहा है तो हम उसको भी कर सकते हैं। बालकों के क्षेत्र में बात करेंगे तो मिड डे मील के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन को हम रख सकते हैं, इंडियन ड्रीम्स फाउंडेशन की हम यहां पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा आपसे बात भी करूं तो मुझे एक याद आता है, वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में यूपी का एक एनजीओ है जिसका नाम है मिलन, बहुत इंपॉर्टेंट है वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में। तो महिला सशक्तिकरण में मिलन का भी नाम लिख सकते हैं। तो पहले भी यूपी से आपसे पूछा जा चुका है यूपी में कौन कौन से एनजीओस काम कर रहे हैं। आई होप सो, छोटी सी न्यूज थी लेकिन संवैधानिक एंगल को भी देखा हमने, संविधान की कौन कौन सी चीजें इससे मिलती हैं, क्योंकि एनजीओस आपके सेकंड पेपर का भी पार्ट है, इस चीज को याद रखिएगा। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सेकंड पेपर में भी आती है। सोसाइटी की अगर बात करेंगे तो सोसाइटी के फर्स्ट पेपर में इसकी केस स्टडी उठा सकते हो, बेगर फाउंडेशन की, जो कॉमन ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इस प्रकार का बेगर्स कॉरपोरेशन चलाया हुआ है, तो इसकी एक केस स्टडी को भी हम उठा सकते हैं। तो सोसाइटी वाले में भी आ जाएगा। और एनजीओ जो है आपका संवैधानिक कानूनी ढांचे को देख लिया और साथ में यूपी के हिसाब से भी हमने इसको देख लिया। लिखा है
दूसरी न्यूज है हमारे सामने, सक्सेस ऑफ मोटर जीपी, पढ़ सकते हो आप, सक्सेस ऑफ मोटर जीपी रेसिंग इवेंट विल स्ट्रेंथन ब्रांड उत्तर प्रदेश, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो रही है और पहली बार नहीं, पहले हो चुका है, लेकिन अब इसको रेगुलर कराने का प्रयास किया जाएगा। पहले हुआ था लेकिन बंद हो गया था सरकारों की अनिच्छुकता के कारण। तो ये भी पेपर 5 से आप इसको ले सकते हो, पर्यटन के क्षेत्र से भी इसको ले सकते हो, पर्यटन में भी इसको हम यूज कर सकते हैं और खेलों में तो हम इसको यूज करेंगे ही करेंगे, खेलों में तो हम इसको यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सरकार की सबसे ज्यादा फोकस क्या है, वो है खेल, वो हो जाएगा आपका क्या, दैट इज खेल। तो खेल को भी हम इसमें ले सकते हैं और उसमें भी ले सकते हैं, ठीक। तो भाई होने क्या जा रहा है, एक छोटी सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, लिखा है आपके सामने, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में मोटो जीपी भारत 2023 22 सितंबर से 24 सितंबर 2023 तक बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगी। जरा इसका इंपैक्ट देखिए क्या है, रुपए 1000 करोड़ की आर्थिक गतिविधियां इससे संचालित होने की संभावना है, रोजगार में 5000 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये वाला इंपॉर्टेंट आ रहा है, एथनॉल उत्पादन में लिखा है यूपी है क्या नंबर 1। खेल गतिविधियों को उत्तर प्रदेश, देखिए खेल जब भी आएंगे तो हमेशा याद रखिएगा, जितने ज्यादा जिस स्टेट राज्य देश में खेल होते हैं, माना जाता है कि उस राज्य में उतनी ही शांति और सुव्यवस्था स्थापित होती है। खेल एक प्रकार से सुशासन के भी प्रतीक होते हैं। अगर हड़प्पा सभ्यता को हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता में भी हमको वहां पर खिलौने प्राप्त होते हैं, वहां हमको किसी प्रकार के आर्म्स एम्यूनिशन या तलवारें प्राप्त नहीं होती हैं। इसीलिए माना जाता है कि हड़प्पा सोसाइटी भी एक शांति लविंग सोसाइटी थी, शांति प्रिय सोसाइटी हुआ करती थी, जहां प्रेम सद्भाव को देखा जाता था। उसी प्रकार जिस राज्य में खेलों की संस्कृति को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, तो ये एक प्रकार का सूचक होता है कि उस स्टेट में भी सुशासन का एक बेहतर मॉडल स्थापित किया जा रहा है, कानून व्यवस्था अच्छी स्थिति में है, और ये अपने आप में इंडिकेटर के रूप में काम करता है। और ये जो आपके सामने मोटर जीपी है, ये केवल भारत की नहीं है, विदेशियों भी इसमें काम करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है 22 से 24 सितंबर है, तो यही साल है जब G20 की भी समिट भारत में होने वाली है। तो G20 के भी सारे के सारे प्रतिनिधि यहां पर होंगे, तो हो सकता है कि उनकी भी एक बड़ी मौजूदगी इन खेलों में देखी जाए। अब सभी क्रिकेट प्रेमी नहीं होते हैं, बहुत से मोटर जीपी भी बहुत बड़ी प्रेमी होते हैं। यहीं पर आप देख रहे हैं हमारे आदरणीय बाबा जी खड़े हुए हैं, लिखा है दुनिया का 5वां सर्वाधिक देखा जाने वाला इवेंट है। तो अपने आप आपको समझ में आ रहा होगा, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सर्वाधिक बड़ा इवेंट जो देखा जाने वाला है वो हमारे उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाला है। उत्तम प्रदेश की एक गारंटी भी होती है खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देना, इसीलिए सरकार का बल जो होता है वो खेलों के ऊपर बहुत ज्यादा रहता है। वैश्विक मंच पर ब्रांड उत्तर प्रदेश स्थापित होगा। यूपी नहीं देखा तो आपने भारत नहीं देखा, आपने ब्रांड वैल्यू सुनी होगी। तो यहां यूपी इस चीज को इनकैश कराने का प्रयास कर रहा है G20 देशों के साथ। G20 विश्व की 85% से ज्यादा ट्रेड, जीडीपी, इन सब पर मतलब पूरा एक बड़ा कब्जा रखते हैं। G20 के वो देश जो हैं विश्व की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या का संकेंद्रण इसी में है, सबसे ज्यादा व्यापार के मामले में G20 के देश आते हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश यही हैं। जब G20 का समिट यहां पर होने वाला होगा आपके सितंबर, तो उस समय अगर ऐसे ब्रांड यूज किए जाएंगे तो ग्रेटर नोएडा जहां पर बुद्धा सर्किट में ये चीज आयोजित होने वाली है, वहां पर G20 देशों के नेताओं का भी जमावड़ा हो सकता है, वहां के लोगों का भी जमावड़ा हो सकता है। तो हम यहां ब्रांड यूपी को इनकैश करा सकते हैं। तो यहां पर ब्रांड यूपी को हमें पकड़ना है और ब्रांड यूपी इसी से ही प्रमोट होगा। यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी हुई है कि फॉर द फर्स्ट टाइम India will be hosting MotoGP from September 22, 24, 2023 बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। तो हमारे उत्तर प्रदेश में
कि ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में 22 से 24 सितंबर 2023 में मोटो जीपी का आयोजन किया जाएगा। यह मोटो जीपी जो है विश्व का पांचवा सबसे लोकप्रिय खेल है, देखा जाने वाला खेल है। तो जब इसको देखेंगे तो यूपी को भी देखेंगे, समझ रहे हो? हाँ, तो यहां पर यह चीज लिखी हुई है, यहां पे इसी तरीके से लिखा हुआ है कि ये न्यू उत्तर प्रदेश के लिए और न्यू इंडिया के साथ ही इंटायर नेशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि इस मोटर जीपी जो होने वाला है, यहां G20 की 12 कंट्रीज भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। G20 की 12 कंट्रीज भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपको मालूम है G20 का इवेंट हमारे ग्रेटर नोएडा में भी प्रस्तावित है। कौन कौन यहां पर कर रहा है? देखिए, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, फ्रांस भी है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान। प्रेजेंटली लिखा है इंडिया इज चेयरिंग G20। यही मैंने आपको बताया कि इस समय अध्यक्षता G20 के पास की जो है वो भारत के पास है। द G20 हेड्स ऑफ स्टेट विल बी प्रेजेंट इन न्यू दिल्ली व्हेन दिस कंपटीशन इज हेल्ड 22 से 24 सितंबर, क्योंकि आपको मालूम है उसी समय यहां G20 के अध्यक्षों का भी सम्मेलन होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे, ठीक है। बाई ऑर्गेनाइजिंग द रेस देयर विल बी इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी हो जाएगी? लगभग 1000 करोड़। यूपी का ऑब्जेक्ट है कि मुझे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, तभी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बन पाएगा। उसमें जब तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की यूपी बात नहीं करेगा। तो ऐसे कुछ इनिशिएटिव लेना जरूरी है कि यहां पर खेलों की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए और इस तरीके की इवेंट किए जाए। इससे ना केवल एक, देखिए, कृषि एक बहुत बड़ा रोजगार है, जो लेबर इंटेंसिव क्षेत्र है, कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, ये भी एक बहुत बड़े रोजगार के क्षेत्र हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोइंग और सनराइज सेक्टर, सनराइज का मतलब कहीं पर भी इनपुट बहुत कम लगेगा, आउटपुट बहुत अच्छा है। तो इनपुट अच्छे से लगाइए, आउटपुट और ज्यादा ग्रेटर रूप में निकलेगा, और वो है पर्यटन का क्षेत्र। तो पर्यटन को भी एक रोजगार के क्षेत्र में देखा जा रहा है। आपको पता होना चाहिए, श्रीलंका जैसे देश, आपके छोटे छोटे मालदीव जैसे देश, इनकी बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है वो पर्यटन के क्षेत्र से आती है। तो पर्यटन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा ग्रोइंग सेक्टर है। तो बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, एक प्रकार का ग्रोइंग सेक्टर है जिसको देखा ही जाना चाहिए। यहीं पर लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको यहां दिखाया था अभी, यहां पर एक शब्द आया था, ये चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइक में 30% एथेनॉल का प्रयोग किया जाएगा। तो ये अपने आप में केवल खेल नहीं है, यहां बाबा जी दूसरी चीजों को भी प्रमोट कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण पूरी दुनिया त्रस्त है। भारत अपने कुल तेल आयात लगभग 84% जो है भारत कुल तेल आयात करता है। तेल आयात का मतलब, भाई ये जो तुम्हारे बैठे हुए सऊदिया, इराक, ये सब जितने इलाके आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनके पास तेल बहुत ज्यादा है। तो यहां से भारत कच्चा तेल यहां पर मंगाता है। तो भारत की जितनी जरूरत होती है उसका लगभग 84% तेल हम आयात करते हैं। और इस तेल आयात करने के क्रम में बहुत सारा डॉलर जो है भारत से बाहर जाता है। भारत से डॉलर जो है बहुत ज्यादा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। और भारत का जो व्यापार घाटा है वो बढ़ता है। अगर व्यापार घाटा बढ़ेगा तो इसका अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसमें आपको आर्थिक व्यवस्था की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए सरकार क्या कर रही है? सरकार ये कह रही है कि भाई 84% हम कर रहे हैं, व्यापार घाटा हमारा बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इसके साथ साथ पर्यावरण भी बहुत ज्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। आपको यह भी मालूम है, पर्यावरण भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। तो सरकार कह रही क्यों ना हम
भारत सरकार तो 20% की नीति लेकर के आई है, अभी 2030 तक हमको प्राप्त करना है उसको, लेकिन यूपी सरकार कह रही है 30% एथेनॉल का यूज किया जाएगा। एथेनॉल कहां से हमको मिलेगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एथेनॉल है क्या? C2H5OH, जरा इसको देखना है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। योगी आदित्यनाथ सेड इन द स्टेट देयर वर फार्मर्स हु वर अचीविंग द इम्पॉसिबल बाय यील्डिंग इतने क्विंटल ऑफ शुगर केन पर हेक्टेयर। आपको यहां से ये तो पता चल गया कि भाई जो गन्ना है उससे एथेनॉल का उत्पादन होता है। केवल हमको इस चीज के ऊपर नहीं रखना होगा, हमें इसके आयाम को बहुत बड़ा करके देखना होगा कि एथेनॉल अपने आप में न केवल उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए जरूरी है, भारत की समृद्धि के लिए जरूरी है, ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकता है, दूसरी तरफ कृषि में एक प्रकार की क्रांति को भी जन्म दे सकता है। कैसे, देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा जो होता है वो होता है गन्ना किसानों का भुगतान। प्रीवियस गवर्नमेंट जो है वो भी इस चक्कर में हट चुकी हैं और जो प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट है इसके ऊपर भी इस प्रकार के संकट मंडराते रहते हैं। गन्ना किसानों का भुगतान, गन्ना किसानों को प्रॉपर भुगतान नहीं होता है तो सरकार की भी एक प्रॉपर नीति है, वो क्या है कि गन्ना किसानों को, गन्ना से हम प्रोडक्शन करवाएंगे एथेनॉल का, और एथेनॉल ज्यादा इफिशिएंट ऊर्जा का तत्व होता है, याद रखिएगा। गन्ने की जो खोई हुई सब बच जाती है, जैसे मैं अभी दिखाता हूं आपको। यहां पर देखिए, केवल यही न्यूज नहीं है बल्कि यहां पर यूपी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। क्या, 2 फरवरी की न्यूज है कि डेनमार्क के साथ मिल करके एथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा देगी, क्योंकि ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, डेनमार्क एंड मार्क, इनकी इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत है। तो उत्तर प्रदेश सरकार खुद भी डेनमार्क के साथ इस प्रकार के समझौते कर रही है। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई थी तो सरकार का एक बहुत अच्छा काम था, वो था पैरा डिप्लोमेसी को प्रमोट करना। व्हाट द मीन ऑफ पैरा डिप्लोमेसी? एक्चुअल में सरकार ने यह भी बोला हुआ है, भारत सरकार ने, कि राज्य सरकार भी अपने प्रदेश की बेहतरी के लिए विदेशों के साथ इस प्रकार के संबंध स्थापित कर सकती है। दैट इज पैरा डिप्लोमेसी, नॉट अ डिप्लोमेसी, दैट इज अ पैरा डिप्लोमेसी। यूपी के उत्थान के लिए यूपी सरकार जो है डेनमार्क के साथ एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए इस प्रकार के करार करती है ताकि यूपी को भी उन्नत तकनीकों का हस्तांतरण हो सके। आखिर है क्या एथेनॉल? गन्ना, यहां पर लिखा भी हुआ है, यह एक प्रमुख जैव ईंधन है सरकार की। अभी मैं आपको पॉलिसी भी दिखाऊंगा जैव ईंधन से संबंधित, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगी। यह एक प्रकार की जैव ईंधन है जो प्राकृतिक रूप से ईस्ट द्वारा शर्करा के किण्वन और एथिलीन हाइड्रेशन जैसे पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न होता है। यहां आपको एक क्रॉप दिख रही है गन्ने की क्रॉप को उगाया गया, उगाने के बाद उससे जूस सब कुछ पूरा निकाल लिया गया, उसके बाद उसको किण्वन के लिए रख दिया गया। क्या? किण्वन के लिए रख दिया गया। जैसे आपको मालूम होगा जलेबी बनाते हो तो ईस्ट का यूज किया जाता है, फर्मेंटेशन के लिए उसको रख दिया जाता है। जलेबी का जो वो मैदा वो सब होता है वो क्या हो जाता, फूल जाता, उसमें किण्वन की प्रोसेस कराई जाती है। इसी प्रकार ये क्रॉप है, इसके बाद इसका सब जूस सब कुछ निकाल लिया गया, फर्मेंटेशन के लिए डाल दिया गया, किण्वन होने लगा और किण्वन के बाद इसको प्यूरिफाई किया गया, शुद्ध करने का प्रयास किया गया। और इस शुद्धता के क्रम में जो हमको तत्व प्राप्त हुआ है दैट इज एथेनॉल। शराब इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है और दूसरा यूज कर लिया जाता है आपके किसमें, आपके इसमें आपको मालूम होगा तो अल्कोहल्स में भी इसको यूज किया जा रहा है और इस तरीके से इसको भी यूज किया जा रहा है क्या ये एक्चुअल में C2H5OH है, एथिल अल्कोहल है। और इसी अल्कोहल को हम मिला देंगे किसमें, पेट्रोल में। अब मान लिया पहले 100% पेट्रोल था, अब 30% हो जाएगा तो 70% पेट्रोल और 30% एथेनॉल। इसका मतलब जो 84% हम तेल आयात करते थे अब उसकी मात्रा अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर ये देखिए ये चीज, ये क्या है, मान लेते हैं ये है पेट्रोल और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, एथेनॉल। दोनों को मिला दिया गया। इसका जो मिक्सचर होता है इसी मिक्सचर को कहते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग।
या तो कह दो मिक्सचर, एथेनॉल मिक्सचर, या तो इसको कह दो ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग कुछ नहीं है, मिक्सचर है, पेट्रोल और एथेनॉल को मिलाना, दैट इज ब्लेंडिंग। अब इसको ब्लेंडिंग कर दिया जाएगा और इस मिक्सचर को डाल दिया जाएगा किसमें, फ्यूल पंप में, फ्यूल में और फ्यूल टैंक में। फ्यूल टैंक में इसको डाल देंगे और इस प्रकार से गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये क्या होगा, फ्यूल ये एक प्रकार के हरित ईंधन के रूप में भी वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण जो किया जा रहा है वो हरित संसाधनों से किया जा रहा है, जिसमें गन्ना हो सकता है, जिसमें टूटे हुए मक्का के दाने, चावल के दाने, सड़ा हुआ गेहूं, आलू, इस तरीके की चीजें यूज की जाएंगी और इसके द्वारा एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा। तो आपको भी मालूम है, अगर मैं आपको एक कमेटी के बारे में डेटा बताऊं, मुझे याद आ रहा है, बहुत अच्छी कमेटी था, मेरे दिमाग में बिल्कुल स्टोर था ये, मैं इस कमेटी का नाम भूल गया हूं। उस कमेटी का ये कहना था कि भाई भारत में जितना टोटल प्रोडक्शन होता है फल और इन सब्जियों का, ये सब जो अनाज का उत्पादन होता है, उस अनाज के उत्पादन का लगभग 35 से 40% बर्बाद हो जाता है। आपने भी अक्सर ऐसी न्यूज़ सुनी होंगी, भारत में वेयर हाउसेस की कमी है, बहुत सारा गेहूं सड़ जाता है, आलू सड़ जाता है, तो बहुत सारी फसलें हमारी सड़ती भी हैं। अगर उनके अब उन फसलों का हम यूज कर लेंगे एथेनॉल को बनाने में, तो अपने आप खुद सोचिए, उस सड़ी हुई फसल का भी एक मौद्रिक मूल्य होगा और उस मौद्रिक मूल्य का जो भागी होगा वो होगा कौन, हमारा किसान। तो एक तरफ तो किसान की भी इनकम बंध जाएगी और किसान की इनकम बंधेगी तो किसान के पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिक आपको समझ में आ रहा है कि एथेनॉल के माध्यम से एक तरफ किसान भी लाभान्वित होगा, दूसरी तरफ सरकार जब एथेनॉल की ब्लेंडिंग को मिलाएगी, अभी 30% मिलाएगी, फिर 40 करेगी, फिर 50 करेगी, ऐसे करेगी, तो हरित ईंधन की मात्रा बढ़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि पेट्रोल में जो सल्फर के कंपाउंड है, नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं, वो ऑटोमेटिक कम होंगे, वातावरण थोड़ा थोड़ा स्वच्छ होना ज्यादा चालू हो जाएगा। दूसरी तरफ सरकार की अर्थव्यवस्था पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सकारात्मक प्रभाव तो आंतरिक भी पड़ेगा और बाहरी रूप से भी पड़ेगा। बाहरी रूप से हमारा व्यापारिक घाटा ऑटोमेटिक कम होगा, तो व्यापारिक घाटा जैसे ही कम होगा, डॉलर के समकक्ष रुपया जो है वो ज्यादा मजबूत होगा और ज्यादा मजबूत होगा तो हमारी इकोनॉमी जो है एक प्रकार की सुदृढ़ता की स्थिति में आएगी। आंतरिक रूप से एक तरफ किसान की भी मौद्रिक मूल्य बढ़ेगा, दूसरी तरफ इस प्रकार एथेनॉल बनाने वाली कंपनीज आएंगी तो कंपनियों में रोजगार भी मिलेगा। ऑटोमेटिक जो मजदूर काम करेगा, जो किसान को पैसा मिलेगा, उससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो मार्केट में डिमांड पैदा होगी, डिमांड पैदा होगी तो अर्थव्यवस्था में डिमांड पैदा होगी, नई नई फैक्ट्रीज और लगना चालू होंगी, एक अर्थव्यवस्था का वर्चुअस साइकिल चालू होगा। डिमांड पैदा होगी और डिमांड जब पैदा होगी तो वर्कर्स आएंगे, वर्कर को भाई वहां पे वेतन मिलेगा, वेतन मिलेगा तो वो घर में जाएगा क्या लेकर के, मिठाई दूध लेकर के। नहीं तो अभी क्या हो रहा है, अभी किसान परेशान है, उसको गन्ने का भुगतान हो नहीं पा रहा है, तो भुगतान नहीं हो पा रहा है तो घर में वो सड़ा हुआ मुंह बना करके जाएगा। कोई भी इंसान हो जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा तो घर जाएगा कैसे, घर में उसका मुंह तो हमेशा लटका ही रहेगा, एक चिड़चिड़ाहट आएगी। चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे हमारे किसान भाई बहन हो, चाहे हमारे अधिकारी हो, चाहे मैं हूं, चाहे शिक्षक हो, कोई भी हो, सभी के साथ है, दैट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो भाई अब जाएंगे घर और फिर जाकर के लड़ाई होगी और तो कुछ होगा नहीं। तो मतलब यही चीज बताने वाला है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक छोटे से सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। एथेनॉल का महत्व को समझिए। अभी तो पिक्चर चालू हुई है, अभी एथेनॉल को हम भारत सरकार की नीति से जोड़ेंगे और भारत सरकार की नीति भी है कुछ, जरा देखिए। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 के केंद्र में है क्या, जैव ईंधन। जैव ईंधन जिसको हम एथेनॉल के रूप में भी यूज करेंगे। यहां पर देखिए भारत सरकार की 2018 की नीति है। 18 की नीति में पहला ही पॉइंट आपके सामने क्या लिखा हुआ है, एन इंडिकेटिव टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल इन पेट्रोल। सरकार पहले ही ये कर चुकी है कि 2018 में कि 20% मुझे पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाना ही मिलाना है। एंड 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल इन डीजल इज प्रपोज 2030। 2018 की नीति कहती है कि 2030 तक हर हाल में पेट्रोल में हम 20% एथेनॉल को मिलाना चालू करेंगे और 5% जो है हम डीजल में मिलाना चालू करेंगे। यद्यपि इसको बढ़ाया गया है अभी हाल फिलहाल।
यहीं पर आप देख रहे होंगे एडवांस्ड बायोफ्यूल्स, द पॉलिसी इंडिकेट्स अ वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर 2G एथेनॉल बायो रिफाइनरी। सरकार एथेनॉल प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों को बकायदा इंसेंटिव भी दे रही है। वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार का इंसेंटिव भी उनको दिया जा रहा है ताकि पैसे की उनको किसी प्रकार से कमी ना हो। उसी के साथ साथ टैक्स इंसेंटिव दिया जा रहा है कि भाई जो भी इस प्रकार की कंपनियां लगाएगा उसको हम टैक्स नहीं लेंगे और उससे हम हाई प्राइस पर इसको खरीदेंगे भी। तो यहां पर ये चीजें सरकार भी आपको इंसेंटिव दे रही है। कैटेगराइजेशन ऑफ बायोफ्यूल्स अभी हम इसको देखेंगे भी, डोंट वरी। बेसिक बायोफ्यूल, इसको 4 जनरेशन में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, अभी हम देखेंगे भी अगली स्लाइड में। तो इसी प्रकार इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट जनरेशन बायो एथेनॉल और बायो डीजल बनाया जाएगा। सेकेंड जनरेशन देखिए यहां पे एथेनॉल लिखा हुआ है। थर्ड जनरेशन में एल्गी को हम यूज करेंगे। इसी प्रकार यहां पर देखिए इंक्रीज स्कोप ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एथेनॉल प्रोक्योरमेंट, कहां से एथेनॉल देखिए बन जाएगा। मोलासेस, जो शुगर केन का जो खोई बन जाता है, उस खोई से जिसको हम फेंक देते हैं उससे भी एथेनॉल बनाया जाता है। शुगर केन जूस उससे बनाया जाएगा। शुगर कंटेनिंग मटेरियल्स, जो फूड ग्रेन्स है उसके द्वारा उससे इसको बनाया जाएगा। तो ये एक प्रकार का बायोफ्यूल कंपनीज को भी बनाया जा रहा है। बायोडीजल प्रोडक्शन, एडिबल ऑयल सीड, जो हम लोग आपने देखा होगा क्यों कहते हैं कि बाहर से हम लोग को ज़्यादा जंक फूड नहीं लेने चाहिए या समोसे वमोसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो लोग जो तेल होता है उसको बार बार यूज़ करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं। हम लोग घर में क्या करते हैं, एक बार पूड़ी छान लेते हैं, 2 बार, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे, बाकी वो तेल को फेंक दिया जाता है। लेकिन जो बाहरी है, छोले भटूरे ये सब बना रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं, वो बार बार एक ही को तेल में कम से कम 5-6 बार यूज़ करें। तो ये जो तेल होता है जिसमें जो 3-4 बार जिसको यूज किया जाए, ये कैंसरस प्रॉपर्टी को अपने अंदर डेवलप कर लेता है, ये कैंसर कारक हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बाहर के ये छोले भटूरे इन सबको ज्यादा इधर उधर गंदी जगहों से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तेल की क्वालिटी मैटर करती है, वो कैंसरस हो जाता है। इसीलिए सरकार भी ये पॉलिसी लेकर के आई है कि भाई आप लोग ऐसे तेल को यूज मत कीजिए। आप छोले भटूरे वाले भाई तुम एक काम करो, वो तेल हमारे पास लेकर के चले आओ, हम कुछ रुपयों में तुमसे वो तेल खरीद लेंगे। मतलब जनता को तुम जो है वो 1-2 बार वाला क्या कहते हैं तेल खिलाओ, 5वीं 6वीं बार वाला तेल मत खिलाओ, नहीं तो जनता बीमार होगी, कैंसर होगा तो एक अलग खर्चा आ जाएगा और मुसीबत आ जाएगी। और तुम अगर 2 बार यूज करोगे तेल तो तुम्हारा घाटा होगा। तो एक काम करो, तुम हमारे पास वो तेल ले आओ, हम उस तेल से बायोडीजल बना लेंगे। तो यहां पर देखिए बायोडीजल की बात हो रही है। उसी प्रकार कुछ क्रॉप्स को भी हम लोग यूज करते हैं, जिसमें करंज है, रतन जोत है, ये सब के बारे में हम लोग जानते ही हैं। इसी क्षेत्र में एक प्रकार से रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी सरकार बढ़ावा दे रही है। किसके, उसके लिए नेशनल बायोफ्यूल कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेशन कमेटी भी सब बनाई गई है। यहां पर आप देख सकते हो कि ये सब चीजें लिखी हुई हैं। स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल क्या है, कॉर्न, मक्का, कसावा, रोटन पोटैटो, सड़े हुए आलू, इन सब चीजों को बनाया जा सकता है। शुगर केन जूस से बनाया जा सकता है। जो टूटे हुए अनाज होते हैं, जिसमें गेहूं है, चावल है, ये सब जिसको हम नहीं खाने में यूज करते हैं, इससे भी बाकायदा इस प्रकार के बायोफ्यूल बनाए जा सकते हैं। शुगर बीट, चुकंदर, ये सब हम इसको यूज कर सकते हैं। फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग सरप्लस फेज। यहां पर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है फर्स्ट जनरेशन में बायोफ्यूल पॉलिसी जो 2018 की है, वो 4 जनरेशन में जैव ईंधन को बांटती है, जिसके द्वारा एथेनॉल इन सब का भी प्रोडक्शन किया जाएगा। फर्स्ट जनरेशन में देखिए चुकंदर हो गया, खाने वाली चीजें, शुगर केन हो गया, वीट हो गया, कॉर्न हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया। इसी प्रकार नॉन एडिबल बायोमास आ जाता है सेकेंड जनरेशन में। नॉन एडिबल में आपका ये आ गया पेड़ पौधे, जिसमें वुड से बनाया जा सकता है, इसकी स्ट्रॉ से बनाया जा सकता है, घासों से बनाया जा सकता है, वेस्ट से बनाया जा सकता है। इसी प्रकार थर्ड जनरेशन जो है, इसमें एल्गी का यूज किया जा सकता है। हमारे 4 फादर्स हैं एल्गी। तो मैक्रो एल्गी, माइक्रो एल्गी, क्योंकि आपको मालूम है एल्गी भी जो होती है ये फोटोसिंथेसिस करती है। सबसे पहले भैया ऑक्सीजन इन्होंने ही उत्पन्न की थी, तो भाई इसको भी हम यूज करके बना सकते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने का सबसे बड़ा जरिया जो है ओशन में, वो एल्गीज भी काम करती हैं। तो इसीलिए इनको भी एज अ जैव ईंधन के रूप में यूज किया जा सकता है। फोर्थ जनरेशन जो आपके घर में आता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वो कचरा वाला जो आता है ना, वो भी आपका कचरा उठाता है और कचरे को ले जाता है, एक जगह डंप करता है। फिर उसी कचरे को लिया जाता है, एक प्रोसेस की जाती है जिसको पायरोलिसिस कहा जाता है। पायरोलिसिस के तहत
पायरोलिसिस का मतलब ही क्या है? पायर मर गया, खत्म करो, मतलब एक एक्सट्रीम टेम्परेचर पर बॉडी को जैसे जलाया जाता है वैसे ही पायरोलिसिस की जाती है। एक्सट्रीम टेम्परेचर पर 600-700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको जला दिया जाता है। फिर उससे जो गैस बनाई जाती है, एक तरफ तो उससे हम उसका प्रयोग हम क्या कहते हैं, ईंधन के रूप में कर सकते हैं, ईंधन के रूप में कर सकते हैं। दूसरी तरफ उसका जो कचरा बच जाता है, उस कचरे को हम लोग बायोचार के रूप में खेतों में भी फैला सकते हैं, वहां से खाद के रूप में भी काम करती है। तो यहां पर भी बायो ईंधन के रूप में हमको चीजें मिल जाती हैं। सोलर टू फ्यूल, तो ये भी आपको समझ में आ रहा है। इंजीनियरिंग एल्गी और गैसिफिकेशन, गैसिफिकेशन मतलब वही है कि गैस, जैसे यहां पर हमने गैसिफिकेशन किया था, पायरोलिसिस में भी गैस को अपना डेवलप किया था, वैसे भी हम इसको कर सकते हैं। चैम्बर में भी गैसिफिकेशन किया जा सकता है इन द एब्सेंस ऑफ द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इन सब तरीकों से हम एक बायोफ्यूल को डेवलप कर सकते हैं। तो यहां पर यही चीज बताई गई है। तो बाबा जी अगर 30% एथेनॉल की बात कर रहे हैं तो अब आपको समझ में आ रहा होगा 30% जो एथेनॉल की बात की जा रही है वो भारत सरकार की जैव ईंधन नीति 2018 से प्रत्यक्ष संबंधित है, जिसके द्वारा जैव ईंधन को प्रमोट किया जाएगा। और जैव ईंधन के क्या क्या फायदे हो सकते हैं मैंने आपको बता दिया। आर्थिक फायदा क्या है? व्यापारिक घाटे को कमजोर करेगा, पर्यावरण संतुलन को मजबूत करने का प्रयास करेगा, कृषि में रोजगार को बढ़ाएगा, एक प्रकार के कृषि का भी औपचारीकरण करेगा, क्योंकि उद्योगीकरण भी होगा यहां पर, क्योंकि नए नए इंडस्ट्रीज लगेंगी जो इस प्रकार के रिफाइनरीज को बनाएंगी, जो कि इस प्रकार के एथेनॉल को बनाएगा, तो रोजगार भी बढ़ेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर की एक दूसरी इनकम भी जनरेट होगी, और सबसे बड़ी चीज क्या है, कृषि में भी एक प्रकार की स्थिरता आएगी। जो वेस्ट हो जाती है चीजें उसका भी एक मौद्रिक मूल्य तय होगा। तो यहां सब चीजें हमने देख ली हैं। यही चीज यूपी के आपको बाबा जी बता रहे, जरा इसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कह रहे हैं इन्होंने? तो अपना बताया है कि पीएम मोदी ने रिफॉर्म किए हैं, जो भी वटेवर है। यहां पर एक चीज लिखा हुआ है, यूपी इज नंबर 1 इन द कंट्री इन शुगर केन, मतलब गन्ना उत्पादन में यूपी नंबर 1 पर है, चीनी उत्पादन में यूपी नंबर 1 पर है। लेकिन यह बाबा जी ने गलत स्टेटमेंट मेरे हिसाब से दिया है, जहां तक मैंने चेक किया है। 2023 का डेटा है, नंबर 1 पर शुगर प्रोडक्शन में महाराष्ट्र है, नंबर 2 पर आता है यूपी, और नंबर 3 पर है आपका कर्नाटका। ठीक है, तो एथेनॉल में लेकिन यूपी जो है नंबर 1 पर है, इस चीज को याद रखिएगा। एज वेल एज इन सेटिंग अप खांडसारी यूनिट। खांडसारी यूनिट का मतलब चीनी उत्पादन वाली जो रिफाइनरीज होती हैं जहां बनाया जाता है, उसके बारे में कह रहे हैं। यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखा है, पिछले वाले सेशन में भी मैंने आपको कॉपरेटिव्स के बारे में बताया था। इस क्षेत्र में भी कॉपरेटिव्स को प्रमोट किया जा रहा है, कॉपरेटिव्स को प्रमोट किया जा रहा है। और बाबा जी ने 25 गन्ना सहकारी समितियों को न्यूली कंस्ट्रक्टेड जो बिल्डिंग बनाई गई है उसको बकायदा दिया है, ये चीजें बोल रहे हैं। ये कॉपरेटिव कमेटी ना केवल इस क्षेत्र में काम करेंगी, फर्टिलाइजर वेयर हाउस उसमें भी काम करेंगी। यहां पर जरा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके बारे में क्या कह रहा है, देयर वन 317 कोऑपरेटिव वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मतलब इस क्षेत्र में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम है कृषि के औपचारीकरण को भी प्रमोट करना, महिला के उत्थान को प्रमोट करना, वुमेन इंपावरमेंट को प्रमोट करना। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत काम कर रही है। वो यहां पर आपको ये चीज बताई भी गई है, लगभग 3171 कॉपरेटिव्स जो है, लगभग 3171 कॉपरेटिव्स जो हैं वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा ऑर्गेनाइज भी किए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 60,000 वुमेन वर्क कर रही हैं। और न केवल स्टेट की इकोनॉमी को प्रमोट कर रही हैं, बल्कि 60 लाख गन्ना उत्पादक किसानों को भी मजबूती दे रही हैं। अर्थव्यवस्था कभी आइसोलेशन में नहीं चलती है, अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा कंपोजिट इफेक्ट होता है, और वो कंपोजिट इफेक्ट आपको दिख भी रहा होगा। वुमेन इंपावरमेंट के क्षेत्र में भी आप एक फॉर्डर पॉइंट के रूप में इसको अपने पास रख सकते हो। जब जब उत्तर प्रदेश की महिलाओं के संबंध में क्वेश्चन आए, तब आप इस चीज को लिख सकते हो कि यहां पर इस तरीके से किया गया है। बाकी ठीक है, बाकी यहां पर वही लिखा हुआ है, एक्नॉलेजिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, शुगर मिल ओनर्स एंड फार्मर्स टू द प्रोग्रेस ऑफ उत्तर प्रदेश।
अपनी जगह है। लिखा क्या है, जरा इसको यूज कर लीजिए। योर कंट्रीब्यूशन, जो शुगर केन फार्मर्स हैं, अकाउंट फॉर 9% ऑफ स्टेट जीडीपी। मतलब अकेले गन्ना क्षेत्र और ये कोऑपरेटिव वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनका कंप्लीटली ओवरऑल देखें तो लगभग 9% जीडीपी में भागीदारी होती है उत्तर प्रदेश की। अपने आप में बहुत बड़ा ये सेगमेंट है, तो इसीलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बाबा जी क्या कहते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो यूपी की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाने के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो छोटी सी एक न्यूज़ थी आपके लिए कि किस प्रकार से 23 सितंबर को जो भारत में उत्तर प्रदेश में एक मोटो जीपी होने वाला है, उसमें कोशिश की जाएगी एथेनॉल ब्लेंडिंग को भी प्रमोट किया जा रहा है, ब्रांड यूपी को भी प्रमोट किया जाएगा। एक तरफ देखिए पर्यावरण की तरफ आपको इशारा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो पर्यावरण में एथेनॉल को लेके आ रहे हैं। एथेनॉल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 का मेजर कंपोनेंट है अपने आप में। ये जो है ना केवल एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट प्रदान कर देगा, बल्कि एक दूसरी तरफ आपको एक इंडिकेट कर रहा है कि दूसरी तरफ ये स्टेट की जीडीपी को भी प्रमोट कर देगा, वुमेन एम्पावरमेंट को भी प्रमोट कर रहा है, फार्मर्स के उत्थान को भी प्रेरित कर रहा है। ओवरऑल स्टेट की जीडीपी को $1 ट्रिलियन बनाने में इसकी भूमिका हो सकती है। इसीलिए एथेनॉल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ना केवल पर्यावरण के लिए बल्कि स्टेट की इकोनॉमी के लिए। आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट। अब इतना सब हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सर कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? एथेनॉल से जुड़ जाएगा। तो मेरे दोस्त एथेनॉल से तुम्हारा ये वाला क्लाइमेट एक्शन वाला तो डायरेक्टली जुड़ जाता है, क्योंकि पर्यावरण का संतुलन होगा, पर्यावरण का संरक्षण होगा, तो क्लाइमेट एक्शन जो है वो अपने आप जो है डाउन होगा ही होगा। क्योंकि जीवाश्म ईंधन जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा क्या कहते हैं पर्यावरण खराब होगा। जितना ज्यादा एथेनॉल को यूज किया जाएगा तो हरित ईंधन की तरफ हमारे कदम बढ़ जाएंगे, तो क्लाइमेट एक्शन को अपने आप इंपॉर्टेंट कर देगा। इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप क्या कहते हैं बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ये पूरी तरीके से प्रमोट कर देगा। तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो इसको ले लीजिए। और क्या है, क्लीन एनर्जी की तरफ आ जाएगा। क्लीन एनर्जी की तरफ ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इकोनॉमिक ग्रोथ को पूरी तरीके से कर देगा। तो 7, 8, 13 ये तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। बाकी इनडायरेक्टली तो सभी को बहुत हद तक दूसरों को भी कर देगा, ठीक है ना। तो पॉवर्टी अपने आप इससे खत्म होगी, ये सब चीजें हैं। लेकिन जो हमको जो मेन पकड़ना चाहिए वो है जैसे 7, जैसे 8, जैसे आपका 13, ये अपने आप पर्यावरण से भी आ जाएगा ये दोनों, और ये आपका आर्थिक समृद्धि को दिखा देगा। तो अपने आप आर्थिक समृद्धि क्यूमुलेटिव इंपैक्ट डालेगी किसके ऊपर? इकोनॉमी के ऊपर। इसके अलावा एक दूसरी न्यूज आ रही है, आईआईटी कानपुर के हनी पॉट पर हैकरों के हजारों अटैक। जाने क्या है हनी पॉट, कैसे करता है काम? हनी पॉट शहद से भरा हुआ एक प्रकार का घड़ा, हम ये कह सकते हैं शहद से भरा हुआ एक प्रकार का घड़ा। हनी पॉट को देख करके उसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं मधुमक्खियां। जहां हनी होगा मधुमक्खी अपने आप चली आएगी। तो इसी प्रकार का एक हनी पॉट है जिसको देख करके साइबर अटैकर्स भी मधुमक्खियों की तरीके चले आते हैं। समझ रहे हैं? साइबर अटैकर भी इस प्रकार के हनी पॉट को देख करके चले आते हैं। कहां? इधर चला मैं उधर चला, नहीं 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 नहीं, इधर चला मैं उधर चला नहीं, जहां हनी पॉट उधर ही मैं चला, तभी तुमको समझ में आएंगी चीजें। लिखा है कानपुर के हनी पॉट पर हो रहे हमलों के विशेषण में इसका खुलासा हुआ। विशेषज्ञों के मुताबिक रोज औसतन 2500 साइबर हमले हो रहे हैं हनी पॉट पर। इसमें 38% हमले केवल चीन के हैं। जैसे पेट्रोल और डीजल आपके वाहनों के लिए जरूरी है, उसी प्रकार 21वीं शताब्दी के लिए डाटा एक फ्यूल के रूप में है। डाटा जो है एक प्रकार के ईंधन के रूप में काम करता है। हर चीज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के द्वारा ही संचालित की जा रही है। कहीं पर भी आप कंप्यूटर की भूमिका को नकार नहीं सकते हो। वातावरण में जो तरंगे चल रही हैं वो आपके टीवी को भी चलाती हैं, वो आपके इंटरनेट को भी चला रही हैं, वो आपके लैपटॉप्स को भी चला रही हैं, वो आपके मोबाइल को चला रही हैं। एक मोबाइल यहां पर
रहते हुए मैं लगभग हजारों किलोमीटर दूर किसी से भी कांटेक्ट 2 सेकंड में कर लेता हूं, बहुत तेजी से रिंग जाती है और बात होना स्टार्ट हो जाती है। ये तरंगों का खेल है जो वातावरण में इधर उधर घूम रही हैं। इन्हीं तरंगों को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। मान लिया कि मैंने अपने एक मोबाइल से फोन किया, ठीक है, और मान लिया कि मैंने अपने घर में फोन किया, अपने पिताजी को फोन किया, यहां से मैंने बात की तो एक तरंग गई होगी और उस तरंग से उसको कनेक्ट हो गई होगी। लेकिन इस बीच में एक किसी ने फंदा डाला, जैसे हम लोग करते थे ना कि भाई कोई पतंग जा रही हो तो एक बाकायदा क्या कहते हैं डोरी से बांध करके ऐसे एक कोई ईटा ईटा फेंक करके उसको खींच लेते थे, वैसे ही है ये तरंग। और वो तरंग यहां से किसी ने फेंका, एक क्या कहते हैं फंदा, और उस तरंग को पकड़ लिया और तरंग को पकड़ के ले गया अपने तीसरे मोबाइल में और ऐसे सुनने लगा। समझ रहे हो बात को? मतलब मैं, मेरे पिताजी क्या बात कर रहे हैं, ये तीसरा आदमी सुन रहा है, इसको इंटरसेप्शन हो गया, ये इंटरसेप्ट कर ले गया, इसने मेरी बात सुन ली, मेरे पिताजी की बात सुन ली कि हम दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन चल रहा है, ये चीज हो रहा है। ऐसे ही 2 आतंकवादी भी बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? सरकार ने फंदा डाला, सुनना चालू कर दिया, अच्छा यहां पे ये होने वाला, यहां पे ये होने वाला है, इंटरसेप्ट कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार आतंकवादियों के ऊपर इस प्रकार का फंदा किया है तो ये गुड ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए ऐसा करना जरूरी है, उनको रोकना जरूरी है। लेकिन आजकल के आतंकवादी की हम बात ही नहीं करेंगे। सरकारें क्या कर रही हैं, सरकारें भी अपने यहां पर हैकरों को डेवलप कर रही हैं, हैकरों का पालन पोषण कर रही हैं। अगला युद्ध जो होने वाला है वो तकनीक के क्षेत्र में होने वाला है, याद रखिएगा। और जो देश जितनी ज्यादा तकनीकें रखेगा वो उतना ही बड़ा और महान देश होगा, इस चीज को याद रखिएगा। इवन चाइना ने तो अपनी एक साइबर आर्मी बना करके रख ली है। आर्मी तो सर हमने अभी तक यही सुनी थी, एक आर्मी लैंड वाली होती है, एक वायुसेना हो गई, एक नौसेना हो गई। नहीं मेरे दोस्त, एक साइबर आर्मी भी होती है, चाइना ने डेवलप करके रखी है। उसका ऑब्जेक्ट क्या है? केवल और केवल इन तरंगों को ढूंढो जो आ रही है इंटरनेट के द्वारा इधर उधर। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय हो, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय हो, भारत सरकार के आईआईटीज हो, इनको देखना चालू करो, इनके यहाँ क्या चल रहा है, एआई में क्या चल रहा है, कौन सा डेटा है, क्या चीजें हैं, क्या डिमांड है, सब कुछ देखने का प्रयास किया जाता है। सरकारों का ऑब्जेक्ट है जाकर के भेद दो पूरी तरीके से, क्योंकि हर चीज तो तरंगों में है। मैं यहां गूगल को सर्च करता हूं, जो भी चीजें मुझे मंगानी होती हैं, आप लोग खुद देखिए, एक बार आप फेसबुक में लिख दीजिए अपनी कोई चीज, बार बार आपको उसी प्रकार का नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि एआई पहले ही समझ चुका है तुम कर क्या रहे हो, समझ रहे हो? तो ये सब चीजें अपने आप आती रहती हैं। तो इसी प्रकार एक हनी पॉट बनाया गया है। आपको ये चीज दिखाते हैं, फिर बेहतर रूप में आपको समझ में आएगी। ये जरा देखिए, ये एक कंपनी है, यहां कंपनी अपना पूरा काम करती है। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क आपके सामने लिखा हुआ है, ये पूरी कंपनी अपना काम कर रही है। सब लोग यहां बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, कंप्यूटर लगे हुए हैं। जैसे हम लोग एंटीवायरस यूज करते हैं, वैसे ही ये फायरवॉल जो देख रहे हैं, फायरवॉल का काम क्या है? फायरवॉल मतलब आग को वहीं तक रोक लेगी। मतलब जो साइबर अटैकर्स हैं वो अपना जब साइबर अटैकिंग करते हैं तो फायरवॉल जो होती है वो उनके अटैक को रोकती है। हमारे आईटी विशेषज्ञ इस चीज को देखते हैं। लेकिन फायरवॉल जो होती है, बहुत बार हमको पता भी नहीं चलता कि अटैक हो जाता है हमारे यहां पर। इसीलिए यहां पर एक हनी पॉट बना दिया गया। जैसे जैसे हनी को देख करके मधुमक्खियां आकर्षित हो जाती हैं, वैसे ही हनी पॉट को ऐसे बनाया जाता है कि हैकर जो होता है, जब भी उस इंस्टीट्यूट में या उस क्षेत्र में, रक्षा मंत्रालय की हो चाहे किसी की भी हो, जैसे ही वो साइट को ओपन करेगा उसको ऐसा एक खुला हुआ बॉक्स दिख जाता है और उसको लगता है कि हम जरा इस पर क्लिक करें ही करें, क्योंकि ये अपने आप में हनी पॉट है ना, आकर्षित करता है। नहीं भाई हमको तो क्लिक करो, आपके मोबाइल में 25 लाख की लॉटरी लगी है, आप कृपया इसको क्लिक करें और आगे के फॉर्म को भरें। 100 लोगों को मैसेज जाएगा, 100% मैं तुमको कहता हूं 70+ % जो है वो उसको क्लिक करेंगे ही करेंगे। आपकी 5,000 रुपए की लॉटरी लगी है, इस नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप करें। आप तुरंत व्हाट्सएप कर दोगे, रुकोगे नहीं। समझ रहे हैं बात को? आप से हेलो
मैं बात कर रहा हूं। देखिए भाई साहब, आपकी एक बहुत अच्छी लॉटरी लगी है। आपको बस हमारे 3 सवालों का जवाब देना होगा। क्या आपके पास समय? हाँ हाँ, पूछो 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 पूछो, कौन सा चाहिए जवाब? हम बैठे हुए हैं, हमको सब आता, हम बेवकूफ थोड़ी रही। हाँ पूछो। समझ रहे हैं इस बात को? बड़े बड़े शिक्षित वर्ग जो है इस चीज से प्रभावित हो रहा है। तो ये हनी पॉट इसी तरीके से बनाया जाता है। जब साइबर अटैकर उस पर अटैक करता है तो कुछ साइट्स ऐसी उसको दी जाती हैं जिसको ऐसा लगता है अटैकर को, जो साइबर अटैकिंग होता है, अटैकर होता है, उसको सबसे पहले इसको क्लिक कर देता है। और जैसे ही इसको क्लिक करेगा, ये तुरंत मैसेज जो है ये पहुंचा देगा किसको? अपने जो भी इनके विशेषज्ञ होंगे उनको। विशेषज्ञ कौन होंगे? आईटी सेल वाले। इन आईटी सेल वालों को तुरंत पता चल जाएगा कि भाई ये हनी पॉट को खोला जा रहा है। और जैसे ही हनी पॉट को ऊपर क्लिक किया जाएगा, जो आईटी विशेषज्ञ है, जो व्यक्ति इसके ऊपर, मान लिया ये व्यक्ति इसके ऊपर एक क्लिक करता है, ठीक है, तो ये जो क्लिक करेगा ये आईटी सेल वाले को तुरंत पता चल जाएगा। और ये आईटी सेल वाला जो है इस अटैकर के आईपी एड्रेस, ये कहां से बैठा हुआ है, वो कंट्री कौन सी है, ये सारी चीजें तुरंत के तुरंत जान जाएगा। और यहां से आईटी विशेषज्ञ जो है अपने आगे की जो टीम बैठी है, जो हमारे हैकर बैठे हुए हैं, जो एंटी हैकर हैं, दिस इज अ बैड हैकर फॉर इंडिया। और हमारा भी कोई हैकर होगा जो इनके हैकर का मुंह तोड़ जवाब देगा, दैट इज गुड हैकर फॉर इंडिया। तो मतलब यहां पर जो हमारे आईटी विशेषज्ञ हैं अपने तंत्र को एक्टिव कर देंगे ताकि इनकी जो हैकिंग है इसको यहीं पर रोक दिया जाए और यहां तक ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच ही ना पाए, इवन फायरवॉल तक भी वो पहुंच ही ना पाए। ये दूसरा स्टेप है। ये सबसे प्राइमरी स्टेप है। ये एक प्रकार का लोक लुभावना इलाका है जिसके द्वारा अटैकर को बुलाया जाता है कि आओ और इस पर आकर के क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करेगा, हमारे विशेषज्ञ के पास इस प्रकार का मैसेज पहुंच जाएगा कि ये आदमी है, ये इसका आईपी एड्रेस है, ये चीज इसने यहां पर की है और ये इसके कंट्री का नाम है। हमको तुरंत पता चल जाएगा कि ये साइबर अटैकर है और यहीं से हमारा तंत्र एक्टिव हो जाएगा और यहीं से इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ताकि जो हमारा तंत्र काम कर रहा है पूरी तरीके से, सिस्टम, वो पूरी गुड स्टेज में मौजूद रहे। यही काम कर रहा है तुम्हारा यही काम कर रहा है हमारा आईआईटी कानपुर। इवन आईआईटी कानपुर केवल भारत में ही ऐसी सुविधा को नहीं डेवलप कर दिया, बल्कि अमेरिका और जर्मनी तक में आईआईटी के द्वारा ही बनाए गए हनी पॉट का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो यही वो कह रहा है, औसतन 2500 साइबर हमले हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहला एंट्री गेट होता है और एंट्री गेट पर क्लिक करना जरूरी होता है और इस पर थोड़ी हनी लगा दी जाती है। मतलब बहुत ही सिंपल कर दिया जाता है कि इस पर क्लिक करो, तुम जानबूझ के क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे 500 रुपए तुम्हारे खाते में डाल दिए जाएंगे। तो वैसा ही ये भी है। और इसमें दिखा रहा है 38% हमले अकेले चीन के हैं, क्योंकि यहां से एड्रेस कर लिया गया, आईपी एड्रेस और कंट्री का नाम भी एड्रेस कर लिया गया, हमको पता चल गया। ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको मालूम है कि आपका जो पेपर है, यूपी का पेपर जो है, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। खासकर जो पेपर 5 है आपका, पेपर 5 में साफ साफ आपके लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली। उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली, पेपर 5 जो है, पेपर 5 में उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली लिखी हुई है। पिछले लेक्चर में आईआईटी बीएचयू के बारे में देखा था, इस बार हमने इसको देखा है। तो इस प्रकार से इसको चीजें डेवलप की गई हैं। इसी प्रकार आईआईटी कानपुर का एक साइबर C3I, ये जो लिखा हुआ है C3I क्या है? दैट इज अ साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी फॉर साइबर फिजिकल सिस्टम। फिजिकल सिस्टम का मतलब आप समझ रहे हैं, कंप्यूटर, हार्डवेयर, ये सब, दैट इज अ फिजिकल सिस्टम। इसको पूरी तरीके से क्या करना है? इनोवेशन हब की स्थापना साइबर सुरक्षा के मुद्दे को मजबूत बनाने के लिए की गई थी। तो ये C3I हब जो देख रहे हैं, ये एक्चुअल में आईआईटी कानपुर में बना हुआ है। क्या करता है ये आपके सामने मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया। यहां पर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। C3I लैब में 7 साल पहले हनी पॉट बनाया गया था। यह एक प्रकार का नेटवर्क अटैच्ड सिस्टम है। इसे एक यूनिवर्सल डोमेन वेबसाइट क्लाउड पर क्रिएट किया गया है। इसे ऐसा बनाया जाता है, हैकर इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, इस पर क्लिक करते ही सिग्नल
इसे ट्रैप कर लेता है। कौन? आईटी विशेषज्ञ जो हमारे उसको ट्रैप कर लेते हैं और इसका विश्लेषण में हैकर की पूरी जानकारी हमको मिल जाती है। वैज्ञानिक जान लेता है कि वो हैकर किस देश से हैकर्स की नजर भारत पर है। ये पेपर 5 में भी आपका आ जाएगा शिक्षा प्रणाली में, पेपर 6 में प्रौद्योगिकी वाले मुद्दे में भी आ जाएगा। उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी के मामले में किस प्रकार से वर्क कर रहा है, कौन कौन से संस्थान है जो इस प्रकार से हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं, तो उसमें आप एक केस स्टडी के रूप में आईआईटी का हनी पॉट को भी ले सकते हो। लिखा हुआ है अ हनी पॉट इज अ नेटवर्क अटैच सिस्टम सेटअप एज अ डिकॉय टू ल्यूर, मतलब आकर्षित करना, साइबर अटैकर्स एंड डिटेक्ट डिफ्लेक्ट स्टडी हैकिंग अटेम्प्ट्स टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ, द फंक्शन ऑफ अ हनी पॉट इज टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ। वो खुद ही अपने आप को दिखाता हनी पॉट की मेरे ऊपर अटैक करो, मैं तो हुई इसीलिए हनी है भाई, आकर के टच करो मुझे, ठीक है ना। तो पोटेंशियल टारगेट फॉर दी अटैकर्स। तो आई होप सो आप इस चीज को समझ गए होंगे। यहां पर यही चीज बताया जा रहा है, डेली कम से कम 2500 साइबर हमले हो रहे हैं और अकेले चीन के हैं। यहां पर ये चीजें आपको इनका भी न्यूज सुन लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं सर? 36 देशों के 2500, औसतन 36 देशों के 2500 हैकर अटैक कर रहे हैं। पॉट पर मुख्य रूप से आईटी किस किस की इंफॉर्मेशन है? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, वित्तीय सूचनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों का छद्म डेटाबेस रखा गया है। अब देखिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आधार का जैसे हमारे पास डेटा है, मेरे पास जैसे आधार कार्ड है। अब आपको लगता है किसी को जानकारी मिल जाएगी तो क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं मेरे दोस्त, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर इसी प्रकार से लगभग 10 करोड़ लोगों के आधार कार्ड का डेटा एक कंपनी के पास चला जाए तो वो उससे बर्बादी भी क्रिएट कर सकती है। आप ये समझ लीजिए कैसे? आपका मोबाइल नंबर उसके पास पहुंच गया, आपके घर का पता उसके पास पहुंच गया। अब उस मोबाइल नंबर से आप वो समझ जाएगा, आपको कोई भी मैसेज देना चाहे तो आपको मैसेज दे सकता है पूरी तरीके से, और बार बार मैसेज आएंगे और ऐसे अच्छे अच्छे मैसेज देंगे कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे ही होगे। घर का पता है तो आपके घर का पता भी जान लिया जाता है। इवन बहुत सारी आधार कार्ड आपके स्वास्थ्य जो आतंकवादी हैं उनको भी बेचे जा सकते हैं। तो अपने आप इंटरनल सिक्योरिटी का भी थ्रेट आ जाता है। अब आतंकवादी जो हैं कुछ पर्टिकुलर धर्म को फोकस करके इस प्रकार से उनके में मैसेजेस भेज सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जा सकता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी अपने आप खतरे में आ जाएगी। इसी प्रकार जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको बकायदा उसका डेटा बेचा जा सकता है। अब कंपनीज उसका अपने आप यूज करेंगी, अपने प्रचार के लिए यूज कर सकती हैं। बीमा कंपनी को इतना बड़ा डेटा बेच दिया जाएगा तो बीमा कंपनी उसके मोबाइल में फटाफट फटाफट मैसेज भेज सकती है, तो दुष्प्रचार भी हो सकता है। इवन सरकार के खिलाफ अगर किसी को इस प्रकार का डेटा बेच दिया गया तो आपके में सरकार विरोधी तत्व भी चीजें अपने आप आ सकती हैं। तो धीरे धीरे आपके माइंड के साथ खेला जाएगा। हिटलर का मंत्री गोयबल्स कहता था एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो अपने आप सच लगने लग जाता है। तो वो इनके साथ भी है, बार बार झूठ बोलो, 1000 बार झूठ बोलो, अपने आप सच बन जाएगा वो। समझ रहे हैं बात? तो इस तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी के साथ ही लोकतंत्र तक को खतरा हो सकता है इससे। आपको मालूम होना चाहिए, खासकर जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे तब ये आरोप लगा था कि डेटा का मिसयूज करवाया गया था। उनके समय में भी बकायदा उन्होंने रशियंस की भी मदद ली थी, इस प्रकार की चीजें आई थी, वहां पे भी डेटा के मिसयूज की बात आई थी। इवन आप ये समझिए कि साइबर अटैकर जो हैं, अगर इस अटैक जो ऐसे अटैक्स होते हैं विकसित देशों में तो बिजली प्रणाली है, इंटरनेट प्रणाली है, पानी प्रणाली है, सब कुछ क्या कहते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम से चलती है। तो इंटरनेट के द्वारा उसको रोक दिया जा सकता है। अगर हैक कर लिया गया तो बिजली काट दी जाएगी। तो मतलब आप समझिए ये अपने आप में बहुत बड़ा थ्रेट है। इसीलिए डेटा को मैंने क्या कहा था, ये फ्यूल है पेट्रोल और डीजल के समान। जैसे गाड़ी चलती है वैसे ही सरकारें भी इसी डेटा के ऊपर चलेंगी। और यदि इस डेटा का गलत यूज कर लिया गया, आतंकवादी उग्रवादी इनके हाथों में चला गया तो भारत की आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए डेटा दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां पर आप देख चुके हैं अटैक करते हैं लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। आईआईटी कानपुर ने ही यूएस और जर्मनी में भी ऐसे ही हनी पॉट रखे हैं जहां लगातार हैकर्स हमला कर रहे हैं। एक न्यूज आई है छोटी सी और है, राज्य पेयजल और स्वच्छता, मैं चेक कर रहा था तो इस प्रकार की एक न्यूज थी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
खासकर पेपर 5 को आप देखेंगे, पेपर 5 में एक टॉपिक लिखा हुआ है जल शक्ति मिशन और केंद्रीय योजनाएं। साफ साफ लिखा हुआ है, तो अब आप समझ लीजिए कि जल शक्ति मिशन चल भी रहा है भारत सरकार का, और यहां पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में एटा व मैनपुरी जनपद में 50% से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है। प्रदेश में कुल 36 जिलों में 50% से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पहुंच रहा है नल से जल। कुल 36 जिलों में 50% से अधिक। आप कहेंगे सर ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे दोस्त, बहुत बड़ी बात है, हल्की फुल्की बात नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर सोसाइटी से डायरेक्ट रिलेट करता है। नल से जल, सर ऐसे कैसे रिलेट करता है? मेरे दोस्त, गांवों में जल भरने का सबसे बड़ा काम किसका ऊपर होता है? महिलाओं के ऊपर। महिलाओं का अधिकतम समय जो निकलता है वो किस पर निकलता है? वो निकलता है खाना बनाने और पानी भरने के लिए बहुत दूर दूर जाने पर। और जब दूर जाती हैं तो उनकी भी सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़ी चुनौतियां उत्पन्न हो जाती हैं। पहले तो सैनिटेशन को लेकर के प्रॉब्लम होती थी, तो स्वच्छ भारत मिशन सैनिटेशन प्रोग्राम के द्वारा भी उसको कर्ब किया गया। अब घर में ही पानी अगर आ जाएगा तो बाहर जाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और घर में ही सुनिश्चित कर दिया जाएगा। अदरवाइज महिलाओं को दूर दूर जाना पड़ता था पानी लेने के लिए, तो अपने आप में बड़ी चुनौती है ये। तो जल जीवन मिशन जो है भारत सरकार का चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इस तरीके से हर घर जल यूपी भी चल रहा है। यहां अगर आप देखें तो हर घर जल जीवन मिशन चल रहा है, और यहां पर देखिए महिलाओं की ही तस्वीर आपको दिखाई भी गई है। यूपी के 36 जिलों में 50% से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पहुंचा नल से स्वच्छ पेयजल। ये कल की न्यूज है, इस चीज को याद रखिएगा। 12 घंटे पहले की न्यूज डेवलप की गई है, यहां पर आप देख रहे हैं, तो ये इस प्रकार की न्यूज है। 50% से अधिक नल कनेक्शन देने वाले जिलों की सूची में एटा, मैनपुरी शामिल हो गए हैं। ठीक है, अगर जल की मैं बात करूं तो जल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 से डायरेक्ट संबंधित होता है। क्लीन वाटर और सैनिटेशन तक पहुंच भारत सरकार के सतत विकास मिशन का एक प्राइम भाग है, और जल अपने आप में पहुंच होना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सतत विकास मिशन को ही ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है हर घर जल मिशन, हर घर जल मिशन, जल जीवन मिशन और हर घर जल यूपी प्रोग्राम। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी, आप इसको रखिएगा, और साथ ही जल जीवन मिशन के बारे में जरूर पढ़िएगा। मैंने उसको जानबूझ के नहीं शामिल किया है, आप एक बार जरूर उसको देखिएगा। उसी प्रकार एक यहां पर और न्यूज़ डेवलप हुई है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी में मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता। योगी सरकार ने लागू की है LADCS प्रणाली, लैट्स प्रणाली। हम देखेंगे ये क्या है प्रणाली, कैसे ये आर्टिकल 39A से संबंधित हो गई है, कैसे ये आर्टिकल 39A से डायरेक्टली संबंधित है। क्या है ये? योगी सरकार कहती है 2 साल के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली लागू की है। इसके तहत चीफ डिप्टी असिस्टेंट काउंसिल की सेवाओं के माध्यम से लोगों को कानूनी सहायता दी जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट लैट्स विल प्रोवाइड लीगल सर्विस टू एलिजिबल इंडिविजुअल इन क्रिमिनल केसेस। भाई सभी के पास पैसा नहीं है वकील को हायर करने के लिए, इसीलिए भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत 39A का प्रावधान किया गया, जिसके तहत राज्य नीति निदेशक तत्व का पार्ट बनाया गया, और वहां बोला गया कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को निशुल्क कानूनी सेवा सहायता मुहैया कराए। आप भी जानते हैं कि जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है, अगर वो उसके पास वकील के भी पैसे नहीं होते हैं, तो इवन कोर्ट भी उसको उसका वकील मुहैया करा देता है निशुल्क, सरकारी वकील। इसीलिए क्योंकि न्याय तक समान और सही पहुंच होना एक स्वतंत्र न्याय के लिए बहुत जरूरी है। न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए, तब वो न्याय होता है।
इसीलिए सरकार भी अपनी तरफ से इसी 39A को प्रमोट करने के लिए इस प्रकार का प्रोग्राम लेके आई है। यहां पर लिखा है कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली। यदि कोई क्रिमिनल मैटर है तो यहां पर सरकार जो है आपको चीफ डिप्टी असिस्टेंट काउंसिल की सेवाएं निशुल्क प्रोवाइड की जाएंगी, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को लैट सिस्टम जो चालू किया है, दैट इज द लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम। लीगल एड आपको दी जाएगी डिफेंस काउंसिल सिस्टम। किसके लिए? अभी 2 साल के लिए इसको लागू किया गया है अंडर द उत्तर प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा। तो यह चीज इंपॉर्टेंट है। न्याय की पर्याप्त पहुंच के लिए एक सुनिश्चित कानून व्यवस्था के शासन को लागू करने के लिए एक प्रभावी न्याय प्रणाली तक पहुंच बनना भी एक सुशासन की गारंटी होता है। यदि न्याय प्रणाली तक लोगों की सुलभ पहुंच नहीं होगी तो कहीं ना कहीं इससे सुशासन जो है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाता है। इसीलिए ऐसी पहुंच बनना और न्याय केवल होना नहीं बल्कि दिखते हुए भी होना चाहिए, यह सरकार की इस प्रणाली के द्वारा मजबूत किया जाएगा। इसके द्वारा लिखा हुआ है अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों को लाभ होगा, जितना गरीब वर्ग है उसको लाभ होगा। इसके अलावा जो लोग व्यक्तियों के अवैध कृत्यों से प्रभावित हुए हैं, जबरदस्ती जमीन छीन ली गई, ये सब जो भी अपने किए गए हैं, उन्हें इसका सीधा लाभ होगा। लैट से महिलाओं, नाबालिग बच्चों, अंधापन, कुष्ठ रोगी, बहरापन, मानसिक कमजोरी जैसी विकलांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों को भी लाभ होगा। एक वृहद समाज के स्तर को न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए इसको लागू किया गया है। कौन कौन इसका लाभ उठाएगा? तो ये आपके सामने लिखा हुआ है हिंदी में, अभी इंग्लिश में लिख देंगे। महिला, बेटी, बच्चे, दृष्टिहीनता, कुष्ठ रोग, ये सब जितने भी लोग हैं, जाति हिंसा, वर्गीय अत्याचार, ये औद्योगिक कामगार तक को यहाँ पे प्रमोट किया गया है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 18 साल मतलब पॉस्को एक्ट को भी इसमें रखा गया है। इवेंट प्रिवेंशन डिटेंशन वाले क्राइम को भी रखा गया। आर्टिकल कौन सा होगा बताइए जरा? 22। यहां मानसिक और लिखा हुआ है वे व्यक्ति जिसकी आयु 3 लाख से कम होगी। तो यहां पर ये लिखा हुआ है आपके सामने, इट विल ऑल्सो हेल्पफुल फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स को भी दिया जा रहा है। इनके पॉइंट को लिखिएगा, ये पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गए, कानून व्यवस्था के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही एक सुशासन के मॉडल को लागू करने में भी आप सुशासन के जो भी एथिक्स का भी एक चैप्टर है सुशासन वाला, उसमें भी आप इसको लिख सकते हैं। लैट्स प्रणाली को उत्तर प्रदेश के द्वारा ये लागू की गई है ताकि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, दिखते हुए भी होना चाहिए, उससे डायरेक्ट संबंधित हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा पुलिस कस्टडी लिखा हुआ है। द बेनिफिशियरी ऑल्सो इंक्लूड द इंडिविजुअल्स अफेक्टेड बाय कैलेमिटीज, आपदाओं से प्रभावित, कैस्ट वायलेंस जो जाति हिंसा है, वर्गीय विभेद जो किए जाते हैं जिसमें SC ST के साथ काफी विभेद होता है, बाढ़ प्रभावित या सूखा प्रभावित, इन सब के लिए, अर्थक्वेक प्रभावित, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, mentally ill individuals admitted to a safe house, mental hospital or nursing home, or individuals with an annual income of less than 3 lakhs। तो यहां तक चीजें हमने देखने का प्रयास किया था और इस हफ्ते की ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी था। आई होप सो इस प्रकार के इश्यूज को हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं और कोशिश की जाएगी आपके लिए और भी बहुत बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास किया जाएगा डेली बेसिस पर। जैसे जैसे आपका प्यार और सम्मान इसको मिलता रहेगा, हमारे इस PW परिवार को, इस पूरे चैनल को, इस पूरे सीरीज को, उसी प्रकार हम भी आपके प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहेंगे और आपके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।